न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष से। अब रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आरोपियों के पास से 3 कार्ड, स्वाइप मशीन, 6 मोबाइल फोन, 34 क्रेडिट डेबिट कार्ड, 20 चेक, 24 चेकबुक, 6 पासबुक, सिम रेपर, 77 सिम कार्ड, 2 डायरी, 1 कॉपी, 12 एटीएम पिन रेपर, 1 लैपटॉप, 2 वाईफाई राउटर समेत आरोपियों के पास से 3 कार्ड, स्वाइप मशीन, 6 मोबाइल फोन, 34 क्रेडिट डेबिट कार्ड, 20 चेक, 24 चेकबुक, 6 पासबुक, सिम रेपर, 77 सिम कार्ड, 2 डायरी, 1 कॉपी, 12 एटीएम पिन रेपर और 1 लैपटॉप, 2 वाईफाई राउटर समेत 8 लाख रुपए नकदी जब्त हुए। देश भर के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने नीतीश और निकिता के अकाउंट में लगाया होल्ड। 80 जगह से पुलिस ने लगाया होल्ड। तीसरा आरोपी राहुल श्रीवास्तव पहुंचा था बीओएम में खुद का अकाउंट करने बंद। बैंक स्टाफ को शक होने पर दी थी कोलार पुलिस को सूचना। पुलिस ने पूछताछ के दौरान बाग से बनिया में दी थी नीतीश और निकिता के मकान में दबिश। नेक्सस कर रहा है लोगों को ठगने का काम। इनके मुखिया की पुलिस कर रही है अब तलाश। किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया करते थे? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है कोलार में। वहाँ से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है राहुल श्रीवास्तव नाम का, जो बैंक में आया है अपने अकाउंट बंद करने के संबंध में। इसके बैंक पे फ्रीज भी लगा हुआ है कुछ जगह से अकाउंट पे। तो हमने बैंक को बताया कि उसको थोड़ा रुकवा के रखें। तब तक पुलिस टीम पहुंच गई। उस आदमी को हिरासत में लेके जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला, उनके अकाउंट की भी जानकारी ली बैंक से, तो उन अकाउंटों में करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, जिसका कि हमने उल्लेख किया है, तीनों अकाउंटों में अलग अलग 3 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन विगत 2-3 माह के अंदर होना पाया गया। जब व्यक्ति से पूछताछ की गई कि भाई ये अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है ये किस प्रकार का, तब उसने ये खुलासा किया कि ये अकाउंट जो थे उसने किसी अन्य व्यक्ति के कहने पे खुलवाए थे बैंकों में, और सारे कागजात अकाउंट संबंधी उसको दे दिए थे। बदले में 40,000 रुपीज उससे प्राप्त किए। इनका बैकग्राउंड क्या है जो 3 लोग अरेस्ट हुए? जो ये लोग बेसिकली ये प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति है, और जो बाकी 2 लोग हैं वो अपनी एक फर्म चलाते हैं जो आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह और बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए कार्ड वार्ड बनाने का काम करते हैं। सर आपस में मतलब नीतीश, निकिता और राहुल जो है ये कैसे क्या मिले थे कुछ एक साथ? राहुल तो अपनी फैमिली के साथ कोलार, और जो निखिल है वो नीतीश, वो दोनों आपस में फ्रेंड हैं और एक साथ लिव इन में रहते हैं। तो इन्होंने कुछ बताया पूछताछ में कि पैसा कहाँ से आता था इनके पास, इन्होंने किसको खाता वगैरह बेचने की जो बात आई है? राहुल से ये पता चला कि निकिता और नीतीश जो हैं वो भी अकाउंट बनाने का काम करते हैं, जो फर्म के नाम से अकाउंट बनाते हैं। इस व्यक्ति को ये पता चला कि अगर फर्म के नाम से मैं अकाउंट बनाऊंगा, करंट अकाउंट, तो उसमें मुझे इन लोगों से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसमें उसे बताया गया था कि अगर फर्म के नाम का आपका अकाउंट होगा तो आपको लाखों रुपए प्राप्त होंगे। उस लालच में आके इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया एक फर्म के नाम से, और उसको नया अकाउंट खोलने की कार्रवाई की जा रही थी। जब निकिता और नीतीश के यहाँ पे सर्च की है तो उनके घर से 6 लाख रुपए नकदी में 8 लाख रुपए नकदी मिले हैं, 6 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 3 स्वाइप मशीन है इंडसइंड बैंक की, और राउटर मिला है, और करीब 74 मोबाइल की सिम उनके पास से बरामद हुई हैं, जो विभिन्न अन्य नामों से ली गई हैं। देखा जाए कि ये जो तीनों हैं इतना कम समय में 3 अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन का पैसा माना जाए, इसको किस नजर से देखती है पुलिस? अभी तो देखिए, इसमें ये तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये जो अकाउंट में किसी थर्ड आदमी के द्वारा जो ट्रांजैक्शन किया गया था, इसमें कहीं ना कहीं अपराध घटित हुआ है, और उस पैसे को भी किन्हीं को प्रवंचित करके हासिल किया होगा। अकाउंट स्टेटमेंट लेके उनकी बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है, और किन व्यक्तियों से पैसा आया है और किन के अकाउंट में जा रहा था, और दीगर भी अगर मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के कहीं बाहर के थानों में, जैसा कि बैंक में फ्रीज लगा है, उनसे भी हम संपर्क करेंगे और पता लगाने का प्रयास करेंगे किस तरह की ठगी थी। पैसे कहाँ निकाले गए, जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ वो हम अकाउंट स्टेटमेंट सारे स्टडी कर रहे हैं, और अकाउंट स्टेटमेंट
से ही क्लियर हो पाएगा हमें कि किन किन अकाउंटों में पैसा गया। सर कितने और लोग शामिल, कोई का नाम और भी आया सर इसको होगी? निश्चित रूप से इसमें काफ़ी नाम और जुड़ेंगे, क्योंकि इनसे एक ऊपर की चेन है जो जैसे निकिता और नीतेश को पकड़ा है, तो उनके भी ऊपर की चेन है जो उनसे अकाउंट बनवा के लिया करते थे। निकिता नीतीश के भी अकाउंट पे बहुत सारे स्टेट से होल्ड लगा हुआ है, मतलब अकाउंट उनके फ्रीज किए गए हैं। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है उनके अकाउंट की, जो हमें बैंक से प्राइमरी जानकारी मिली है। उनके पास से करीब हमें 34 क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी मिले हैं। तो सर क्या अलग अलग ये खुद ही एक्सेस खुद ही ले लेते थे अकाउंट खुलवाने के बाद सारे अकाउंटों का? जो सरगना है इनके, मतलब जो इनसे ऊपर की चेन है, वो एक्सेस ले लेते थे। मोबाइल नंबर जो इस्तेमाल होता था वो ले लिया जाता है और फिर ऑनलाइन वो अकाउंट ऑपरेट होते हैं। और इन्हीं 3 अकाउंटों के जरिए भी उन्होंने ऑनलाइन 2 और अकाउंट खुलवाए। सर कमीशन बेस्ड परसेंटेज बेस्ड किस आधार पर पैसे लेते थे जो आपने? अभी तो ये कमीशन बेस नहीं हुआ है। ये जो अभी हमारी जानकारी में आया है, इससे करीब 40,000 मिले हैं। 15,000 पर अकाउंट के हिसाब से इससे बात हुई थी। लेकिन अगर ये करंट अकाउंट खुलवाता तो उसमें इसको ये लालच दिया गया था कि उसमें आपको कमीशन में लाखों रुपए मिलेंगे। राहुल से ये बात हुई थी और सर नीतीश और निकिता से सर? नीतीश और निकिता से भी पूछताछ की गई है, लेकिन उनसे जिन लोगों ने अकाउंट खुलवाए हैं, और अभी तो उन्होंने हमें प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया कि ये जो पैसा है और जो सिम वगैरह है हमें दूसरे लोगों ने दी थी और वो ये अकाउंट खुलवाते थे। तो जब वो गिरफ्त में आएंगे तो उनसे आगे की जानकारी प्राप्त हो इंदौर पाएगी। से कोई तार जोड़ रहे हैं, जो कि इंदौर पुलिस ने कल रात में जो है विजयनगर के अंदर 7-8 लोगों को पकड़ा होगा, वो मिलता जुलता मामला है। इंदौर से तो अभी हमारी जानकारी में इसके कोई लिंक नहीं आए हैं। तो चूंकि पैसा तो ऑल ओवर इंडिया में कई शहरों से इस अकाउंट में आया है, तो गिरोह निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा होना चाहिए। सर कौन कौन से प्रदेश ऐसे हैं जिनका होल्ड इनके अकाउंट में लगा? उड़ीसा से होल्ड लगा है और भी कई सारी स्टेट हैं, यूपी से भी होल्ड है अकाउंट्स पे। डेबिट कार्ड बनवा रखे हैं जो, तो ट्रांजैक्शन तो बहुत तरीके से करते हैं ये। इन पे स्वाइप मशीनें भी हैं पेमेंट करने के लिए, और पैसा भी निकालते हैं और देते भी हैं संभवतः किसी को जो इतना कैश इनके पास सर है। इनमें सर टोटल कितने अकाउंट मिले सर? 3 ही है? नहीं, अभी तो हमारे पे बहुत सारे अकाउंटों पे हमारी निगाह है। जो निकिता और नीतीश हैं उनके भी दर्जन भर अकाउंट, दर्जन से भी ज़्यादा अकाउंट हैं बैंकों में। कुछ अकाउंट इनएक्टिव हैं, कुछ एक्टिव हैं। सारे अकाउंटों की जानकारी ली जा रही है। तो सर करीब ये सब 20 आंकड़ा तो है कि 50, 20 तो क्रेडिट कार्ड हैं उन दोनों के, 34 कार्ड उन दोनों के ही हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से काफ़ी संख्या में इन लोगों ने अकाउंट खोले हैं। किस किस बैंक में अकाउंट खोले हैं, जो दस्तावेज नहीं भी मिले उन बैंकों से भी हम जानकारी लेंगे। इसकी जो पत्नी है राहुल श्रीवास्तव की, इसके नाम से भी हमें 2 अकाउंटों की जानकारी मिली है, उसमें भी करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। राहुल श्रीवास्तव की पत्नी? हाँ, सबसे पहले राहुल ही पकड़ा। सबसे पहले राहुल। तो उसे अभी इसमें आरोपी नहीं बनाया सर? अभी उस संबंध में हमारी कार्रवाई चल रही है। राहुल श्रीवास्तव बना नहीं उसकी पत्नी। पत्नी बनी यही नहीं, देखो, हवाला के पैसे का ट्रांजैक्शन अकाउंट के माध्यम से नहीं होता। ये सिंगरौली का है और ये बुधनी तरफ की है। ये ऑनलाइन ठगी के कई तरीके हैं। अब किस किस तरीके से ये करते थे वो तो इन्वेस्टिगेशन में आगे जाके पता चलेगा। नहीं, आजकल देखिए आप, जितने भी ऑनलाइन ठगी के मामले आ रहे हैं उसमें जो ठग है वो आपको किसी अकाउंट के नंबर देगा, कहेगा कि इस अकाउंट में आप पैसा डाल दो, और वो अकाउंट निश्चित रूप से उन लोगों का होता नहीं है। तो इसी तरीके से लोगों से अकाउंट खरीद के जो ठग हैं वो इन अकाउंटों का इस्तेमाल अपने इस कार्य के लिए करते हैं। जब उन्हें पकड़ने जाते हैं खाता धारकों को, ये तो ठीक है कि यहाँ लोकल के से मिल गए, देखा गया जनतारा, अलवर, यहाँ राजस्थान,
तो कहीं एक कोई निर्धन गरीब बुजुर्ग महिला बैठे रहती है, उसका खाता रहता है, फिर मेन आदमी तक तो पहुँच ही नहीं पाती पुलिस। नहीं, अभी तो देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का प्रारंभिक चरण है। जैसा मैंने बताया, जब हम बाकी अकाउंटों के संबंध में कि पैसा गया कहाँ है उन तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से हम उन्हें पकड़ेंगे। भीम आर्मी ने गृह मंत्री अमित शाह का पोस्टर जलाकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमित शाह के सदन में अंबेडकर के बारे में दिए गए बयान को लेकर भीम आर्मी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर के अंबेडकर चौक पर भीम आर्मी के लगभग 30 कार्यकर्ता एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने लगे। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए अमित शाह का पोस्टर जलाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जलते पोस्टर को उनके हाथों से छीना। किस प्रकार का ज्ञापन था? ये जो ज्ञापन था साथियों, आपको पता है कि पूरे देश में एक बड़ी सभा में माननीय गृह मंत्री देश के अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणी करी, उसको लेकर आज पूरे देश में बवाल है, विरोध है। और जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी दल के रहे हो, चाहे किसी भी पार्टी, सब में आक्रोश आपने देखा होगा कि कुछ दिन पूर्व बहन जी ने भी इस पे ऐतराज जताया, ट्वीट करा था, चंद्रशेखर भाई ने भी कराया। सब लोग कहीं न कहीं इनका विरोध कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अब बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं। अब हम अपमान, हमारे महापुरुषों का अपमान सहन नहीं करेंगे। हम लोग इस देश में शांति चाहते हैं और सभी महापुरुषों का हम अपमान नहीं करना चाहते हैं, सहन नहीं करते। लेकिन हमारे जो आए दिन हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, कभी बाबा साहब के हाथ तोड़ दिया जाता है, कभी बाबा साहब के बारे में कोई उठा, क्योंकि देश में जातिवाद ज्यादा मात्रा में, इसलिए बाबा साहब का अपमान हो रहा है। काश अगर बाबा साहब सवर्ण समाज में पैदा होते हैं तो उनका मंदिर अयोध्या का बाद में बनता, लेकिन उनका पहले बना देते। लेकिन बड़ी विडम्बना है कि हमारे बहुत सारे सांसद जीत के जाते हैं, लेकिन मुंह में दही जम जाता है, वो बात नहीं करता। हमारे उज्जैन की बात करें, उज्जैन आलोट से सांसद है हमारे माननीय अनिल फिरोजिया जी। अगर बाबा साहब उनको आरक्षक नहीं करते, सीट आरक्षण नहीं देते, तो क्या वो सांसद जी बन पाते? लेकिन बड़ी विडम्बना है देश की कि कुछ बोल नहीं रहा, हमारे नेता बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और सभी संगठनों ने मिलकर इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पूरा देश में विरोध कर रहे हैं, पूरे भारत में विरोध कर रहे हैं और जगह जगह आज उनका पुतला दहन किया जा रहा है। और अमित शाह जी को निश्चित ही माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हम 85% और 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा। अब माननीय और कांशीराम साहब का जो सपना था वो साकार होने वाला है। मदरसा अहले सुन्नत गड़ा बाजार के बच्चों, बस्ती के नौजवानों, बुजुर्गों के द्वारा सुपरताल कब्रिस्तान में साफ सफाई की गई। दरअसल बारिश के मौसम में कब्रिस्तान के भीतर अत्यधिक कटीली झाड़ियां उग जाती है, जिसकी वजह से दुआ के लिए पूर्वजों के कब्रों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर साल की तरह इस साल भी कब्रिस्तान के भीतर उगे कटीली झाड़ियों को मिलजुल कर साफ किया गया। बीते 6 साल से यहाँ सफाई का काम किया जा रहा है। स्वच्छ वातावरण में स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। इसी संदेश को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से कब्रिस्तान में साफ सफाई की गई। कब्रिस्तान परिसर में झाड़ी का अंबार लग गया था। पूर्वजों के कब्रों तक पहुँचने में लोगों को परेशानी होती थी। कब्रिस्तान में सफाई करने का उद्देश्य अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखना है। जन भागीदारी के माध्यम से यहां संदेश दिया गया ताकि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 सालों से सूपाताल कब्रिस्तान की सफाई का काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम ठंड के मौसम में मदरसा अहले सुन्नत गढ़ा बाज़ार के बच्चों के साथ और बस्ती के नौजवानों और बूढ़ों के साथ मिलकर सूपाताल कब्रिस्तान की सफाई का काम अंजाम देते हैं, जिसमें आज फिर हम यहाँ पर हाज़िर हैं और ये काम हर संडे किया जा रहा है, जिसमें तमाम तर इलाके के नौजवान हजरात भी हैं, बच्चे भी हैं और इसमें बूढ़े भी शामिल हैं। साथ ही साथ हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी जो इलाके में जो कब्रिस्तान वगैरह मौजूद हैं या जहाँ आपको जो भी प्रॉपर्टी नज़र आती हैं, जहाँ गंदगी नज़र आए तो आप हजरात उसको सफाई करने का काम करें, क्योंकि अगर ये काम आप करते हैं तो लोगों को एक हौसला मिलता है और वो हमारे साथ आगे आकर के काम करते हैं और अपने अपने इलाकों में भी काम करने की कोशिश करते हैं। आज 6 सालों से हम ये काम कर रहे हैं और ये सभी को पैगाम देना चाहते हैं। जैसे हम बारिश के मौसम में दरख्त लगाने का काम करते हैं और अभी ये सूपाताल जिसमें सफाई का काम चल रहा है, ये हमारे बच्चों के, नौजवानों के और बूढ़ों के हाथों से जो लगाए हुए दरख्त हैं, लगभग 100 दरख्त में से बहुत सारे दरख्त जो हैं, पौधे जो हैं वो अब दरख्त की शक्ल लेने वाले हैं, यानी बढ़ रहे हैं। हम यही कोशिश करते हैं और सबसे यही कामना भी करते हैं और आप तमामी हजरात से गुजारिश करते हैं कि आप तमामी हजरात इसका हिस्सा बने। हर संडे मदरसा अहले सुन्नत गढ़ा बाज़ार सूपाताल कब्रिस्तान की सफाई करता है और भी दीगर कामों में अंजाम। गर्मियों में भी आप लोग यहाँ बच्चों को पानी पिलाते हैं? हाँ, गर्मियों में हम लोग ये काम करते हैं कि मुसलसल 6-7 सालों से वो भी काम कर रहे हैं
गर्मियों में दीनदयाल बस स्टैंड जा कर के मुसाफिरों को पानी पिलाने का काम करते हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में मदरसा अहले सुन्नत गड़ा बाज़ार की जानिब से हर जुमा यानी शुक्रवार को दोपहर 3 बजे खाना बांटा जाता है और ये मुसलसल 1 साल से चल रहा है, यानी एक के बाद दीगर अलग अलग काम किए जा रहे हैं और आगे भी हम कार्यरत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और हाँ परिंदों के लिए कब्रिस्तान में या जहाँ हमको जगह मिलती है जहाँ परिंदे हैं उस हिसाब से सकोरे वगैरह लगाना या पानी का इंतज़ाम करना, ये भी हमारे ज़िम्मेदारी, हम इस काम को भी अंजाम देते हैं। तो ये मदरसा अहले सुन्नत गड़ा बाज़ार बहुत सालों से बहुत सारे काम करता हुआ नज़र आ रहा है और आज भी हम सफाई के कार्य के हिसाब से यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, सभी लोग इसमें शामिल हैं। अभी का खाना बता दो उनके। और एक बात और साथ ही साथ ये भी है कि जो बच्चे आते हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी हम जो है किया करते हैं, सब लोग मिलकर हिस्सा लेते हैं और खाना बना करके बच्चों को एक टाइम खाना भी, एक पिकनिक भी हो गई और कब्रिस्तान साफ भी हो गया, बच्चों का मनोरंजन भी हो गया। इस हिसाब से हम बहुत सारे काम कर रहे हैं और आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप अपना कीमती वक्त दे करके इन कामों में हिस्सा लें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें। हज़रात मोहतरम, आप ये जो बच्चे देख रहे हैं ये मदरसा अहले सुन्नत गड़ा बाज़ार के बच्चे हैं जो कि आज यहाँ पर जमा हुए हैं कब्रिस्तान की सूपाताल कब्रिस्तान की साफ़ सफाई के सिलसिले को अंजाम देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इन बच्चों के साथ साथ कुछ बुज़ुर्ग भी हैं जो इनकी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और वो भी इन बच्चों के साथ साथ इस कब्रिस्तान की साफ़ सफाई को अंजाम देते हैं। पिछले 6 सालों से करीब ये बच्चे यहाँ पर साफ़ सफाई करते आ रहे हैं और हमारा साफ़ सफाई करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जितने भी मरहूमीन अपनी अपनी कब्रों पर आराम फरमा हैं, उनके घर परिवार से जितने भी सदस्य आते हैं उन्हें इधर पर आने पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से हम जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस कब्रिस्तान की साफ़ सफाई के सिलसिले को अंजाम दे रहे हैं। मेरा नाम है अरबाज़ खान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जबलपुर के मसीही समाज द्वारा आज विशाल क्रिसमस रैली का आगाज किया गया। जबलपुर शहर में रहने वाले मसीही समाज के लोगों द्वारा क्रिसमस रैली के माध्यम से प्रभु के संदेश को गीत, संगीत एवं नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए प्रसारित किया गया। हजारों की संख्या में मसीही अनुयायियों के साथ निकली इस क्रिसमस रैली ने जबलपुर के विभिन्न चौराहों का भ्रमण करते हुए प्रभु के संदेश को बांटा। इसके बाद रैली में शामिल हुए समस्त मसीही सहजनों के साथ रैली के समापन पर भोजन व्यवस्था का आयोजन किया गया। इस रैली को लेकर मसीही समाज साल भर इंतजार करता है। क्रिसमस रैली के आयोजकों द्वारा बताया गया कि वहां इस रैली के लिए बीते 1 माह से लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने रैली के समापन पर सभी को क्रिसमस की बधाइयां देते हुए उन पर प्रभु यीशु का आशीष बरसाने की मंगल कामना की। जी भैया बताएं। आज जबलपुर के समस्त मसीहों का आयोजन क्रिसमस रैली 2024 जबलपुर शहर में मसीहों के संदेश के साथ जबलपुर शहर के लिए प्रार्थना करते हुए आज निकाली जा रही है। इस रैली को पिछले 1 महीने से तैयारी के साथ हमने प्रस्तुत किया है। इसमें करीब जबलपुर शहर के 2 से 4,000 5,000 पब्लिक इसमें शामिल होने वाली है और ये विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई गीत संगीत करते हुए नाचते गाते हुए जबलपुर में निकाली जाएगी। कहाँ से रूट रहेगा ये रैली पीलीकोटी से निकलकर घंटाघर से मालवी चौक से तीन पत्ती से राजीव गांधी चौक, रसल चौक और उसके बाद इनकम टैक्स से होते हुए फिर पुनः इसी स्थान पर समाप्त होगी, जहां सभी भक्तजनों का, सभी विश्वासियों का जो रैली में जा रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था सभी मित्र मंडली के द्वारा की गई है और इसका संयोजक है नीलेश मसीह, जो इसके साथ आज हम लोग रैली निकालेंगे सभी धर्मगुरुओं के द्वारा। मैं अपने सभी साथियों के साथ आप सभी को, नगरवासियों को क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मनीष चार्ल्स। कड़कड़ाती ठंड में लाचार, असहाय व गरीबों को बचाने के लिए स्टेडियम किंग परिवार ने आधारताल हनुमान मंदिर के पास खुले आसमान के नीचे सोने वाले निराश्रित लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया गया। वहीं स्टेडियम किंग परिवार ने हर साल की तरह इस साल भी कंबल वितरित गरीबों को ठंड से बचाने का प्रयास कर रही है। परिवार का कहना है कि हर किसी को आगे आकर गरीबों की मदद करना चाहिए। जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई गरीब भूखा ना रहे। सर्दी से बचाव के लिए भी गरीबों की मदद करनी चाहिए। स्टेडियम किंग्स परिवार, जैसा कि हम सब संस्कार धानी वाले क्या पूरे मध्य प्रदेश वाले जानते हैं, हमेशा मानव सेवा के प्रति नित्य नए कार्यक्रम
और समाज के जागरण का काम करते हैं। स्टेडियम किंग्स परिवार की ओर से आधारताल हनुमान मंदिर के सामने जो भिक्षाटन करने वाले लोग हैं, जो फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले लोग हैं, उनके लिए इस भीषण ठंड में गर्म कंबलों की व्यवस्था निःशुल्क रूप से की गई है। जो भी ज़रूरतमंद यहाँ पर उपस्थित हुए या जो भी नज़र में आए, जो क्षेत्रीय जनों ने, मातृशक्ति ने जिनको बताया, उन सभी को यहाँ स्टेडियम किंग्स परिवार ने कंबल वितरित किए हैं। ये अभियान पिछले कई वर्षों से लगातार चल रहा है। नर से हर सेवा ही नारायण सेवा पे आधारित स्टेडियम किंग्स परिवार को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे ही अच्छे कार्यों के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। प्रतिवर्ष सरकार इस वर्ष भी कंबल का वितरण कर रहा है। ये चालू किया था, ये हमारा चौथा वर्ष है। आज हमारा जो स्थान है ये आधारताल हनुमान मंदिर के पास, पिछले दिनों हम लोगों ने मदन महल थाने के सहयोग से ग्वारी घाट में, खारी घाट में आदि में कंबल का वितरण किया था। आज हम लोग आधारताल हनुमान मंदिर के पास हमारी महिला बहनों के साथ कंबल का वितरण कर रहे हैं और ये हमारी मुहिम अनवरत आगे भी जारी रहेगी। अभी तक कितने कंबल? अभी तक हम लोगों ने 600 कंबल बांट दिए हैं और आगे कौन? आगे हम लोग करीब 400 कंबल और बांटने की कोशिश करेंगे। और फ़ोन आते होंगे आपको? और भी फ़ोन आते हैं। हमारे कुछ वकील दोस्त हैं, हमारे कुछ डॉक्टर दोस्त हैं, उनके साथ भी मिलकर मरीजों के साथ और भी जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको हम लोग कंबल बांटने का काम करेंगे। जितेंद्र कुमार सिंह। जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक सदस्य देवेंद्र बल्हारा नीडर ने बताया है कि देश में 2 तरह की करेंसी चल रही है। आरबीआई का गवर्नर बदला है, कुछ बड़ा घोटाला होने वाला है। बैंक में पैसा जाना और आना 6000 गुना लूटा जा रहा है जनता को। बैंकों की 90% बैलेंस शीट में लोन का जिक्र नहीं है। हवा में नोट छाप कर लोन दे रखे हैं। देश की जनता की असल प्रॉपर्टी के सम्मुख देश के अंदर 2 नोट चलन के नोट चल रहे हैं। उन्होंने मांग की है आम जनता के साथ केंद्र सरकार लूट करना बंद करे, अन्यथा देश में होगा बड़ा आंदोलन। जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक देवेंद्र बल्हारा नीडर ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के ठगी के शिकार हो रहे हैं भारतीय नागरिक। रिजर्व बैंक के पास नहीं है भारतीय वैध मुद्रा का लिखित दस्तावेज। भारतीय दस्तावेज के अनुसार भारतीय मुद्रा की 1 रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना। पूरे मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर से जवाब मांगा, हमारे आवेदनों का जवाब दे दो, अगर हम गलत होंगे तो हम कर्जदारों का कर्ज हम भर देंगे। आरबीआई से पूछा गोल्ड तुम कहां जमा करते हो? उनका कहना है इंग्लैंड में सिक्योरिटी के रूप में जमा करते हैं। हमारा देश आज भी गुलाम है। बैंकों के अनुसार हमारे देश में बैंकों की लूट चल रही है। देखिए भाई साहब, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद ये है कि ये लड़ाई इतनी व्यापक और इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ पिछले 100 सालों से, या 100 नहीं, आप मैं कहूँगा कि 150-200 सालों से मुख्य तौर पर सभी लोगों के साथ एक होता है कि एक कंपनी आई, उसने किसी खास किस्म के लोगों को टारगेट किया और उन लोगों को लूट लिया। लेकिन ये जो लड़ाई है ये इस तरह की है कि जो ऐसी कंपनी आई जिसने देश के हर नागरिक को लूटा, मतलब चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, नौकरी पेशा वाला हो, जज हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को लूटा। उस कंपनी का नाम है आरबीआई और बैंक। वो 2019 में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में एक जजमेंट आया था जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि आरबीआई और बैंक कर्मचारी जो हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। इसी प्रकरण में जब हम आगे बढ़े, इससे पहले पिछले 15 सालों से आदरणीय श्री घनश्याम वर्मा जी बड़े पुराने समय से इस यात्रा में लगे हुए थे कि ढूंढें कि ऐसा क्या है कि इतने प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी अपने देश में तरक्की नहीं हो रही। किसी टाइम पर आप कह रहे हो कि विकास हो गया है, लेकिन साथ ही साथ हर आदमी के घर से संपदा तो जा रही है। जिस टाइम पे हम कहते हैं कि देश गरीब था, उस टाइम पर तो गरीब से गरीब आदमी के घर की औरतों के पास भी सोना और चांदी खूब किलो में होता था। और आज जब हम कह रहे हैं कि संपदा आ गई है तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं और हमारी जमीन तक भी नीलाम हुई पड़ी है। और ना सिर्फ बिजनेसमैन की बल्कि हर आदमी की, यानी जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग कहीं बैठे हैं, वो अपनी औकात से ज्यादा का ऋण लेकर के बैठे हैं। और कमाल की बात यह है कि जिसने ऋण दिया है
उसने भी अपनी औकात से ज्यादा का ऋण दे रखा है। यानी कानूनन नीतिपूर्वक तो बात यह होनी चाहिए कि मेरे पास यदि 1000 रुपए हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का लोन ही लोगों को दे सकता हूं। लेकिन बैंकों ने इस टाइप का नियम बनाया कि यदि मेरे पास 1000 करोड़ हैं तो मैं 10,000 करोड़ तक का लोन दे सकता हूं। अब जब मेरे पास है ही नहीं वो पैसा तो मैं वो दे कहां से रहा हूं। फिर दूसरी बात ये पता चली कि भाई ये किताब हमने लिखी है, इस किताब इसका नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। पिछले महीने 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में इसका हमने अनावरण किया था। इस किताब में एक भी लाइन हमारे अपनी मनगढ़ंत नहीं है। इसमें लिखी प्रत्येक लाइन या तो आरबीआई ने हमको दिया लिख के, या हमें किसी बैंक ने लिख कर दिया, या पीएमओ ने लिख के दिया, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिख कर दिया। उसके बेसिस पर मैं ये बात बोल रहा हूं जो भी मैं अब आगे बोल रहा हूं, और जो मैंने पहले बोली वो भी इसी बेसिस पर बोली कि सारे दस्तावेज हमें खुद या इन मंत्रालयों में बैठे लोगों ने दिए जिनको हम सरकार कहते हैं। हमारे दिमाग में सवाल था कि हर व्यक्ति लोन में कैसे आता जा रहा है और धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति की जमीन और मकान दुकान नीलाम क्यों हो रहा है धीरे धीरे करके। पहले सोचा था कि यार वो दारू पीता होगा शायद इसलिए, कमाई नहीं करता होगा शायद इसलिए, या फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब उल्टे सुल्टे काम करने लग गया होगा तो शायद इसलिए कमा नहीं पा रहा तो इसलिए लोन चुका नहीं पा रहा। लेकिन ओवर द टाइम हमने देखा कि नहीं, असल बात ये नहीं है। जो हमको दिया जा रहा है और जो हमसे लिया जा रहा है दोनों अलग अलग हैं। हम इस कंफ्यूजन में रह गए। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे दिए भाई 10 की पर्ची, दिए भाई 100 का नोट। अब हम उसको 100 रुपया मानने लग गए और हमारे बच्चे जो मोबाइल से डिजिट ट्रांसफर करते हैं उसको भी रुपया मानने लग गए, क्योंकि उनको लगता है कि 100 रुपया ये जो प्रॉमिस है, क्योंकि इसको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। ये नोट तो आपने देखा ही होगा ना 5 रुपए का, ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं देखा, लेकिन आपने इसको कभी पढ़ा नहीं। गलती ये हुई किसी ने नहीं पढ़ा। 1968 में जब मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कि जब भी गवर्नर बदला जाता है, जो कि अभी मल्होत्रा लाया गया है ना, इसका मतलब बड़ा खेल होने वाला है आपके साथ। गवर्नर बदलने का मतलब ही ये होता है कि नया एक स्टेप पे अब आपके साथ ठगी होने वाले पूरे देश के साथ। जब 1968 में गवर्नर बदला गया, उस वक्त इस नोट के ऊपर जो गवर्नर का प्रॉमिस था वो ये कहता है, अगर आप इसे जूम करेंगे और लोगों को दिखाएंगे तो मैं इसे पढ़ूंगा। ये कहता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹5 एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये लिखा है इस 5 रुपए के नोट पर। हम इस 2 रुपए के नोट पर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹2। यानी ये इसमें सिर्फ 2 रुपए, यानी इसमें ऑन डिमांड भी काट दिया और वो भी काट दिया। हमने आरबीआई से पूछ लिया क्या आपको गवर्नर का प्रॉमिस बदलने की अथॉरिटी है? क्या ये प्रॉमिस बदलने से जो नया नोट है वो असली रह जाएगा? क्या इस नोट के बदले हमें हमारा रुपया मिलेगा? क्योंकि इस पे लिखा ना, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो 500 रुपए कौन देगा? जिसके साइन है। साइन किसके हैं? गवर्नर के। तो आरबीआई के गवर्नर को यदि ये नोट देकर पूछा जाए तो उससे पूछेंगे कि भाई तुम क्या दोगे हमको? वो 500 रुपए क्या हैं? वो 500 रुपए ये वाला रुपये का सिक्का है, वो ये वाला नोट है, ये 50% चांदी वाला है, या 100% 90% चांदी वाला है? कौन से वाला रुपया है? पता चलता है इनमें से कोई भी असल रुपया नहीं है। ये सारे रुपए के रिप्रेजेंटेटिव हैं। असल रुपया मानक होता है। जैसे किलो का जो मानक है वो वजन है 1000 ग्राम, वैसे ही रुपए का जो मानक है वो जब हम निकाल के लाए तो हमें मिला 15 रुपया बराबर 1 मोहर। पेपर करेंसी एक्ट 1882, उससे पहले इसमें 75 में इसमें चेंज कर दिया गया। पहले ये था 10 रुपये बराबर 1 मोहर और इसको बदलकर 15 रुपये बराबर 1 मोहर कर दिया गया। 15 रुपया 1 मोहर, मोहर का मतलब है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम शुद्ध सोना। यानी अगर 1 रुपए की वैल्यू देखी जाए, भारत के 1 रुपए की वैल्यू देखी जाए तो वो वैल्यू बनती है लगभग 777 मिलीग्राम सोना।
अब वो 777 मिलीग्राम सोना, यानी कि जब हमारे हाथ में है रुपया, जब हम कहें रुपया, रुपया माने मानक, मानक माने जैसे किलो माने वजन, किलो माने सोने का बट्टा या लोहे का बट्टा नहीं, ऐसे ही रुपए का मतलब ये नहीं कि आप डिजिट है या नोट है या ये सिक्का है, क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रुपए का मतलब मानक है। और ये मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा है, मैं जनता सरकार मोर्चा का संस्थापक सदस्य हूं और हम देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म में से पूंजीवाद को खत्म करने के लिए अपना मिशन शुरू किया है। हमारा मेन उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, जानवर पर लोकल लोगों का अधिकार दिलवाना है। इसी क्रम में शिक्षा के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जब हमें बैंकों की कारगुजारी और उनकी ठगी का पता चला तो हमने आरबीआई से आरटीआई डाल करके, वित्त मंत्रालय से और भारत सरकार से आरटीआई डाल करके सवाल पूछे कि आप जो हमको कर्जे में रुपया दे रहे हो, क्या ये असली है, क्या ये भारत का रुपया है, क्या ये डिजिट हैं, इनकी परचेजिंग पावर और भारत के रुपए की परचेजिंग पावर बराबर है? यदि ये बराबर नहीं है तो देश के लोगों के साथ ठगी हुई है, उनकी नीलामी रुकनी चाहिए इस ठगी के नाम पर, और यदि ये बराबर है तो आप हमें कृपया लिख करके दे दीजिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि पता नहीं किस दबाव में आकर के प्रशासन, एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार आदेश जारी कर रहे हैं लोगों की जमीनों की कुर्की के और उनकी नीलामी के। हम आपके जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता सरकार मोर्चा पूरे देश भर में लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, किसान की कर्ज मुक्ति का आंदोलन लेकर के चला हुआ है। यदि आप लोगों ने विधि पूर्वक सही से जवाब नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन होगा और जितनी सरकारें होंगी सब गिर जाएंगी। आप इस प्रकार से बता रहे हैं, क्या ऐसा प्रूफ है कि ये भारतीय मुद्रा नहीं है या जो आरोप लग रहे हैं किस प्रकार से? रुपया भारत की मुद्रा है, नोट भारत का नहीं है, वो आरबीआई का है। तो आरबीआई जिसका होगा वहां से चलता है। आरबीआई कहता है, जब लोकसभा में अरुण जेटली ने 200 टन सोना इंग्लैंड भेजने के बाद 2016 में अपनी बात कही थी, याद हो आपको अगर, सॉरी 14 में सवाल था कि आपने 200 टन सोना इंग्लैंड क्यों भेजा? जवाब था राज्यसभा में अरुण जेटली का, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे, सुरक्षा कारणों से भेजा। और हमने बैंक ऑफ सेटलमेंट में भेजा, हमने आरटीआई लगाई, वहां भी पता चला कि हमारा सोना बैंक ऑफ सेटलमेंट में जमा हो रहा है। साथ ही साथ ये किताब है जो सबूत है, जिस साक्ष्य जिसकी आप बात कर रहे हो, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। श्री घनश्याम वर्मा जी इसके रिसर्चर हैं, मैं इसका सह लेखक हूं। इस किताब के अंदर हमने हर वो दस्तावेजी प्रमाण लगाया है जो ये साबित करता है, जिसमें भारत के वित्त मंत्रालय ने यह माना है कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।